नमस्कार, मेरा नाम आदित्य गुप्ता और आपका फिर से स्वागत है समझे क्या पे। आज मैं लेके आया हूँ रे ऑप्टिक्स के जेई मेंस के क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है जेई मेंस में। तो आप कोई भी 10 पेपर उठा लीजिए, 8 पेपर में रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना। तो क्या मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, क्या ये काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या इसी टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस 2 में भी आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एनटीए है, कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो आपको अपनी तैयारी इसके साथ साथ पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना है, इसको भी देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि हम पीवाईक्यू पे स्टिक करें। ठीक है? और जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे करने में आप ध्यान लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है टू इनमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2। लिक्विड है, दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों के इंडाइसेस दिए हुए हैं और उन्हें एक बीकर में रख दिया गया है और उनकी हाइट जो है वो 6-6 सेंटीमीटर है। A coin is placed at the bottom of the beaker. For near normal vision, the appear depth of the coin is alpha/4. Find the alpha. ठीक है, इसका एक फिगर बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए, टू इनमिसिबल लिक्विड, राइट, और दोनों के इंडाइसेस 8/5 और 3/5। तो सबसे पहले 8/5 और 3/2 में कौन सा बड़ा है? आखिर आप लोग ये तो निकाल ही लेंगे। 16, 5 में 15, यानी ये बड़ा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बीकर है। ये रहा हमारा 8/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रहा 3/2 और यहाँ पे हमारा कुछ एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि अपेरेंट डेप्थ क्या होगा? α/4। ये लेंथ है 6, ये लेंथ है 6। तो नॉर्मली अगर ये रखा रहता ये सब नहीं होता, तो हम बोल देते कि ये 12 यूनिट डिस्टेंस पे नीचे पड़ा हुआ है। पर इससे आखिर फर्क क्या पड़ रहा है कि ये 12 यूनिट कुछ और हो जा रहा है। ये 12 यूनिट α/4 हो जा रहा है, जहां मुझे अल्फा बताना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल है कि ये चीज शिफ्ट हो जाए। अब ये शिफ्ट हो सकता है ऊपर भी, ये शिफ्ट हो सकता था नीचे भी। तो ये ऊपर होगा या नीचे होगा, उससे पहले हम बात करते हैं कि कोई चीज हमें दिखती है तो वो कैसे काम करता है। तो ये रहा आपकी आंख, इस पे रेज आती है, कोई भी वस्तु पे पहले लाइट टकराती है, उससे अब अपनी आंखों पे आती है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो एक रे आ रही है कुछ इस प्रकार से, दूसरी रे आ रही है कुछ इस प्रकार से। तो आंख को ऐसा लगेगा कि ये वस्तु इस जगह से आई है। सही? अच्छा, मान लीजिए एक रे आ रही है कुछ इस प्रकार से। ओके, एक रे आ रही है इस तरह से, एक ही वस्तु से ये दोनों रे आ रही है, तो उसे लगेगा कि ये इस पॉइंट से एक वस्तु यहां पे है जिसका रिफ्लेक्शन या जो इमेज मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे कोई वस्तु कहां पे रखी हुई है ये डिपेंड करता है कि मुझे रे कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, सही। तो देखिए क्या होता क्या है, नॉर्मल केस में अगर कॉइन रखा रहता और मैं इस तरह से देख रहा हूं, उसमें बोला हुआ है ना नॉर्मल विजन, मैं डायरेक्टली देख रहा हूं उसको। ठीक, ये मेरी आंख है, इसको मैं देखता, ये रे आई, ये रे आई, माफी, ये एक रे आई, यहां से एक रे गई,
ये गई अपनी यहाँ, ठीक, ये रे गई और मुझे ये कुछ दिख गई। अगर मैं बीच में एक ऐसा मीडियम लगा लूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा है, हमारे केस में ज्यादा है, ठीक, अगर ज्यादा होगा तो ये रे जो आ रही है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ये रे आ रही है, ठीक, ये रे अभी किस मीडियम में है, हायर डेंसिटी, या मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है इसका। जैसे ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर से लोअर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाते टाइम क्या होता है कि वो अपना पाथ चेंज करता है। पाथ तो दोनों ही जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वो पाथ तो डिफर करेगा, पर वो किस तरफ जाएगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगा, राइट, इस वाले केस में नॉर्मल से दूर जाएगा। तो अब वही रे जो इस प्रकार से आ रही थी, अब वही रे थोड़ा डिफर करके आ रही है। जो रे पहले इस प्रकार से आ रही थी, अब क्या हो रहा है, अब वही रे कैसे आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। और आंख को कैसे दिखाई देता है, ये रे एक्सटेंड करेंगे तो आंख को लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट यहां, जो पहले यहां पे था अब वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। सही समझ आए? तो ये डिस्टेंस हमें बताना। वैसे तो इसका सीधा सा फार्मूला है कि इसका मीडियम μ1, इसका मीडियम μ2, ये रहा हाइट h2, ये रहा h1। इसको हम सीधे बोल के निकल सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस अपेरेंट डिस्टेंस होगा ना, ये ऊपर कहीं पे होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि μ1 जो है h1 अपान μ1, h2 अपान μ2, ये जो होगा ये होगा अपेरेंट डेप्थ, ये अपेरेंट डेप्थ है। ये है 6, ये भी है 6, कॉमन ले लिया, 1 अपान 8/5 प्लस 1/3/2, इससे आपका आंसर आ जाएगा 31/4, जो कि α/4 के बराबर है, और अल्फा हो गया। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ना बता के इसका थोड़ा सा हल्का सा प्रूफ देते हुए चलता हूं, ताकि अगर सिमिलर क्वेश्चन में थोड़ी भी छेड़खानी हो तो वो काम है। मैं जल्दी से इसको समझा के निकलना चाहूंगा कि कैसे ये फार्मूला आया रहा होगा। ये रहा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये अपना एयर है, चलिए इसको भी μ1 मान लेता हूं, इसको μ2 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए कोई यहां पे वस्तु है, ये रहा अपना नॉर्मल, एक नॉर्मल यहां पे बना लेते हैं, एक नॉर्मल यहां पे बना लेते हैं, ये रहा दूसरा रे जो कि एक्सटेंड करते हुए यहां पे आएगा, ठीक। अगर किसी तरीके से ये वाली दूरी मिल जाए, मुझे क्या ये दूरी मालूम है h, अगर ये वाली दूरी मुझे मिल जाए, कौन सी वाली, ये वाली अगर दूरी मिल जाए तो मैं ये दूरी निकाल लूंगा, और ये दूरी तो निकलेगी नहीं इतनी आसानी से। ये रहा हमारा I, इंसिडेंस रे इस तरह से निकल रहा है, ये रहा हमारा I, और ये हमारा R। यही R तो एक्सटेंड देते हुए यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये एक सरफेस है ना, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये रहा अपना R, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, आया समझ। तो ये है अपना R। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, हमारा फोकस इस पे और इस पे, मैं इसको वापस से बना लेता हूं। ये है अपना R, ये है अपना I, ये है अपना H, ये है परपेंडिकुलर, कुछ तो है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे ये निकालना है। उसके बाद
ये निकाल, देखिए इसकी मदद से मैं इसको निकालूंगा। कैसे? मैं लिख सकता हूं tan i बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं लिख सकता हूं tan r इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि सेम है अपॉन बेस। यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये पूरा बेस जो है ये h है, यहाँ पे जो बेस है मान लीजिए ये x है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? x को निकालना है, राइट? पर मुझे i और r के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या सच में इंफॉर्मेशन नहीं? हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें से i फिर यहाँ पे r। तो ये आई आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो मैं तो एक ही फार्मूला जानता हूं। आई आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए तो सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें कौन सा आई है आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें आई है आर। ठीक, तो अंदर वाला μ2 में मेरा आई है, बाहर वाले μ1 में मेरा आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आई अपान आर का रिलेशन है। अच्छा, ये आई और आर क्यों लिखते हैं? साइन या tan ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमें पता है साइन आई इक्वल आई इक्वल tan आई। अगर ये आई की वैल्यू छोटी होती है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आई और आर में रिलेशन मिल गया। मैं इन दोनों को भाग दे देता हूं, tan आई अपॉन tan आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी। यहां से p बराबर आ गया x बराबर आ गया p tan आई tan आर। फिर इसको मैं h में से घटा दूंगा तो वो मेरा ये डिस्टेंस आ। तो इस तरीके से ये सॉल्व आराम से हो जाएगा। ये तरीका मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको ये रिलेशन लिखना है, ये बहुत जरूरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उसमें क्या है, आई या आर, और दूसरे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उसका उल्टा। तो इस तरह से हमारा सवाल। तो अगला क्वेश्चन है ये, देखिए इस टाइप के 3 प्रॉब्लम्स आए हैं इस साल, और ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा के रखें कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, पर आ भी सकता है। ठीक, पर बेसिक्स इसमें काफी क्लियर होंगे, वो मैं बता रहा हूँ। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड, ठीक है, वर्चुअल इमेज, उसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो मुझे बताना फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइड से एक चीज तो क्लियर होगी कि मैग्निफिकेशन का यूज हो, तो वहां से मुझे u और v में रिलेशन आ जाएगा। u और v अगर मुझे निकालना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मिरर में निकालने के लिए क्या चाहिए, u और v। u और v दो अननोन है, दो अननोन में है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। क्लियर, दो अननोन दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन के लिए उन्होंने ये दिया, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए 2 टाइम्स मैग्नीफाइड दिया। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, कोई अच्छा बच्चा रहेगा तो वो क्या करेगा, ये 2 टाइम्स मैग्नीफाइड देख के ना, 2 टाइम्स वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड देख के ना, वो दो ऑप्शन काट देगा। कैसे काट देगा, बात करते हैं। देखिए, अच्छा वो बोला है कर्व मिरर, है ना, कर्व मिरर बोला, वो ये नहीं बोला कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है कॉन्केव है, वो बोल देता तो दो ऑप्शन तो वैसे हट जाता। तो मेरा मिरर ये हो सकता था, ये हो सकता था, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ठीक है, ये रहा, इससे रे गई, लड़के वापस जाएंगे, ये रहा फोकस। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज यानी जो रे आ रही है ना, इससे लड़ने के बाद रेस वापस हो रही है ना, वो कहीं जाके मिले, तो वो असल में जब मिलती तो रियल इमेज होता। पर ये पढ़ने के बाद इधर चले गए, ये भाई साहब पढ़ने के बाद इधर चले गए, तो ये तो इनका मिलन तो कभी नहीं होने वाला, इनके बीच की तो दूरी बढ़ती ही जा रही है ना।
अब ये कहाँ मिलेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये बढ़ता ये तो यहाँ भी मिलते, तो अगर ये बढ़ाया जाता तो मिलते, ठीक है, तो मिलते वाली बात जब आ जाती है ना तो वहां आता है वर्चुअल। अच्छा ध्यान देने वाली बात है कि ये पढ़ने के बाद ऐसे जा रहे हैं, ये फोकस की तरफ लाइन है ना, ये तो कांस्टेंट रहने वाली हर किसी के लिए, हर किसी के लिए ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहने वाली, ये फोकस वाली लाइन है ना। और ये मैं आगे पीछे करूंगा तो ये कभी ऐसा हो जाएगा, अगर इधर रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये वाली लाइन तो हमेशा इसे सीधे पैरेलल करने के बाद फोकस से जाएगी। तो ये रेंज जो है ऐसे ऐसे, मतलब जो भी इमेज का आएगा वो ऐसा कुछ होगा, समझ रहे? इससे छोटा ये रहा अपना, ये क्या है, ये है अपना ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ से ही छोटा ही रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो जब भी मेरा मिरर क्या होगा कॉनकेव, तो 2 टाइम्स तो भैया कभी नहीं आएगा, वो तो छोटा ही है नहीं, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला मिरर तो नहीं, ये वाला मतलब कॉनकेव वाला, ठीक है, नहीं कॉन्वेक्स वाला, ठीक। ये 2 ऑप्शन करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये रहा अपना, इसमें भी 3 केस बनाते हैं, एक जब फोकस पे हूं, दूसरा जब फोकस से दूर हूं, और तीसरा जब मैं फोकस से आ गया, ठीक। ये तीनों रे जाएंगे, पैरेलल है तो कहां से वो गुजरेंगे, फोकस से। ये रहा अपना फोकस, ये गया फोकस, ठीक है। अब दूसरी रो डिसाइड करेगी कि अपना लाइन कहां बनने वाला, मैं ये ले लेता हूं, ये फोकस वाला ध्यान दीजिएगा, ये गया और एग्जैक्ट पैरेलल, ये देखिए ये एकदम पैरेलल चला जाएगा, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे ना, वर्चुअल मतलब वर्चुअल रियल तो बनेगा नहीं, वर्चुअल नहीं बनेगा। ये वाली रह गई। अच्छा ये एंगल क्या कर रहा है, कम बना रहा है, ठीक, ये एंगल कम बना रहा है तो कम से ही डाइवर्ट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिल जाए, ये पैरेलल थी और ये थोड़ी सी खिसकी हुई, ये पैरेलल थी, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ, तो कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएंगे, तो फोकस की इधर मिल जाती है और रियल इमेज फॉर्म करती। आगे वाली देखिए, ये और एंगल बनाएंगे, ठीक। तो एक तो रह गई इस तरह से, एक तो रह गई फोकस से, एक रह गई यहां, असल में कभी मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे कहां, यहां इस बात, और वो जो बनेगा इमेज वो होगा अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक। अब मेरे पास 2 फार्मूले हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, एक तो होता है -v/u इक्वल टू मैग्निफिकेशन, ठीक। अब ये -v/u होता है, ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो तो बस ये बताता है कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, मतलब ऑब्जेक्ट जो सीधा बना है या उल्टा बना। तो बोला क्या है, v/u इक्वल टू 2, मैं मॉड ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ u v जो है ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, मुझे नहीं झंझट पाना, ठीक। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि v जो है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो 2 टाइम्स ऑफ u होगा। ये बात पक्की हो गई कि v जो है ना वो u से 2 गुना होगा, जितना भी u होगा उससे 2 गुना v होगा। अच्छा u और v होते क्या हैं, u और v होते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस, लेकिन कहां से, यहां से, है ना, पोल से, ठीक। ये है अपना u, ये है अपना v, इन दोनों में रिलेशन क्या दिया, u प्लस v इक्वल टू 15, तो अगर u है तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस u, है ना। और इन दोनों में रिलेशन एक यहाँ है, यहां से मैं निकाल लूंगा 15 माइनस u इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u, 15 बराबर 3u, u बराबर 5, इसको मैं रख दूंगा, इसमें हो गया काम तमाम, ठीक है।
तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f 1/10 प्लस 1/5 बराबर 1/f। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 प्लस 2/10 बराबर 3/10 और f बराबर 10/3 और अपना आंसर आ गया 10/3। ये क्या, मैं तो बोला था ये और ये तो हो ही नहीं सकता और आंसर आ गया ये। यही गलती करते हैं आधे से ज्यादा नहीं पर हाँ कई लोग करते हैं। तो कहाँ गलती होगी, देखिए जो u और v था ना वो 10 और 5 आया था ना, v की वैल्यू और u की। मैं डायरेक्शन रखना तो भूल ही गया। u का डायरेक्शन निगेटिव की साइड में, तो फार्मूले में u जो है निगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना। निगेटिव साइन के साथ आएगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है, -1/5 करते ही आपका आंसर आ गया। देखिए ये 1/10 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 10 यानी आ गया 1/10 माइनस के साथ 1/f और f की वैल्यू आ गई माइनस। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे तो बहुत जरूरी है कि इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, और चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रिज्म से है, ये भी मतलब क्या ही है, बेसिक सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा मैथ का यूज है। तो देखते हैं क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है प्रिज्म का, वो कितना है cot a/2। ठीक है, ये एपेक्स एंगल क्या है, वो प्रिज्म में होता है ना, ये अपना e। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot a/2 दे दिया, तो म्यू की वैल्यू cot a/2 और पूछा क्या मिनिमम डेविएशन कितना हो। ये मिनिमम डेविएशन पूछा मिनिमम डेविएशन क्या हो सकता है इसमें से। तो मिनिमम डेविएशन निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फार्मूला बताया ना। तो म्यू इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, साइन a प्लस लेमडा m/2 साइन a/2। ठीक है, इसमें म्यू की वैल्यू मैं रख दूंगा, खटाक से आंसर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या है cot a/2। अच्छा cot को क्या लिख सकता हूं, cos a/2 साइन a/2, ये साइन खपाच, मेरा क्या आ गया, ये चीज इसके बराबर क्या आया, ये फार्मूला तो याद तो है ना, ये याद रहना बहुत जरूरी है वरना लंका लग जाएगी, क्योंकि ये तो सीधा सा सवाल है। अगर ये छोड़ के आ रहे हैं तो आप अपने साथ पाप कर रहे हैं। तो ये रहा साइन, ये रहा कास, इस कास को मैं बदल दूंगा साइन में, किस चीज की मदद से 90 - a/2 से, और इस एंगल और इस एंगल को कंपेयर कर दूंगा। और रुकिए जरा सब्र कीजिए, क्या ये दोनों को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इक्वल है। अगर साइन x बराबर साइन y है तो क्या जरूरी है कि ये x और ये y बराबर ही है, नहीं ना, वो 90 180 ये सब भी तो लग सकता है। तो बहुत जरूरी है कि ये x और y दोनों एक ही क्वाड्रेंट में हो, है ना, एक ही क्वाड्रेंट में होंगे तो ही वो इक्वल है। एक ही क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे साइन 45, ठीक है, और साइन 135, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल तो है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल तो है, पर क्या ये अंदर वाला इक्वल है, ये साइन 45 और 135 इक्वल है, नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि इक्वल तभी करें जब ये और ये एक ही क्वाड्रेंट है ना। क्यों, देखिए साइन 45 की कुछ वैल्यू है, कुछ तो है, ठीक है, वो इस वाले क्वाड्रेंट में एक ही बार आया होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और,
45 पे ही वो वैल्यू आया, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं और एक ही क्वाड्रेंट में, तब मैं बोलूंगा कि दोनों बराबर है एंगल, ठीक है। अच्छा, आप कैसे प्रूव करें कि ये दोनों एक ही हैं? ये कहाँ पे है 90 माइनस a/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम है। अब मुझे ये किसी तरह प्रूव कर दूं कि ये 90 से कम में, तब तो मेरा काम हो गया, ठीक। अब देखिए, ये है अपना a, ये आया अपना रे, ये इस तरह जाना चाहिए था पर जाएगा तो है नहीं, ये जाएगा कुछ इस तरह फिर इस तरह, और ये जो एंगल है वो अपना है लैम्डा मीन, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा A। अच्छा, कुछ जरूरी चीजें मैं बता दूंगी। जब भी लैम्डा मिनिमम आता है तो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल रहती है, ये बेस के पैरेलल रहता है, और ये R1 ये R2 बराबर होती है, R1 इक्वल टू R2, ठीक है। ये बराबर होते हैं कब? जब लैम्डा मिनिमम हो तब। ये लाइन पैरेलल होगा, ये होगा R1, ये होगा R2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, R1 प्लस R2 बराबर A होता है। यहां से मैं बोल सकता हूं कि R1 बराबर A/2, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है R1, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये कितना है R1, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 माइनस R1। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा कितना है 90, ये कितना है R2, ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस R2, ठीक है। ध्यान से दीजिए, तो ये वाला एंगल जो, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल जो ये 90 माइनस R1 से छोटा होगा, ये पूरा 90 माइनस R1, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस R1 से छोटा होगा, पक्की बात है, पक्की बात है। तो ये एंगल जो है वो 90 माइनस R1 से छोटा है। उसी तरह ये देखिए, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस R2, तो ये अंदर वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस R2 से छोटा होगा। ये अपना लैम्डा मीन, ये ट्रायंगल का क्या आउटसाइड वाला एंगल है, अपोजिट एंगल, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा लैम्डा एम, तो लैम्डा एम क्या होगा 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये छोटा है ये छोटा, ये हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2, इससे छोटा होगा, है ना, पक्की बात है, इससे छोटा इन दोनों का। तो ये जो लैम्डा मीन है ना 180 माइनस R1 प्लस R2 से छोटा होगा, ये क्या है ए है, तो लैम्डा मीन जो है ना वो 180 माइनस ए से छोटा है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस ए प्लस ए 180 से छोटी, तो ये वैल्यू जो है 180 से छोटी हो गई, उसको भागे 2 कर रहा हूं, यानी ये 90 से छोटा हो गया, 90 से छोटा हो गया, यानी इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो लैम्डा मीन की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। ये रहा अपना आंसर। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल भी मतलब एनसीईआरटी को ही बढ़ा रहे हो तो लग ही जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला यूज हुआ है, पर हाँ वो साइन का ध्यान देना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि एक तो लाइट है पॉइंट सोर्स, ठीक, पॉइंट सोर्स बोला है, और वो जा कहाँ रही है कॉन्वेक्स कर्व सरफेस पे जा रही है, ठीक, उसका रेडियस कितना है 20 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो जिनको अभी तक ये क्लियर ना हुआ हो कि मिरर की बात कर रहा है लेंस की या क्या हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मिरर का होगा नहीं, ठीक है, और कर्व सरफेस बोला है, तो लेंस जैसा कुछ बोला नहीं कि लेंस की, तो ये इसकी बात हो रही, यो क्यों रही इसकी बात हो रही, इसका म्यू कितना है, इसका म्यू है 1.5, ठीक है, और बाहर का म्यू तो मतलब एयर है तो वो तो कोई 1 होगा ही,
1 मीटर फीमेल लिखना, लेकिन ठीक है, ठीक जो भी 100 मीटर की दूरी पे कुछ तो रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स से, इससे लाइट निकल रही होंगी, कुछ लाइट इस पे पड़ रही होंगी, है ना, कुछ लाइट इस पे पड़ रही होंगी। ये रहा अपना नॉर्मल, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, पर ये जाएगा इस तरीके से नहीं, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, हाँ पर ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे महाराज और कहीं जाके इमेज बना देंगे, ठीक, सॉर्टेड। अब मुझे निकालना क्या है, द इमेज विल बी फॉर्म एट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कई बच्चे, अच्छे बच्चे जो आंसर निकाल के इसका आंसर गलती दे दिए होंगे, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से पूछा है, वो यहाँ से नहीं, वो भी निकाल के आंसर दे दिए होंगे, बस समझे होंगे, बस मेरा तो हो गया। और एक तो भी निकलेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसमें मुझे यू को जोड़ना भी, यू यानी 100 को जोड़ना भी, ठीक। तो यार ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो फार्मूला तो है ही, प्रूफ पे जाऊंगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, हालांकि मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कैसे हो, ठीक। देखिए क्या है फार्मूला, आप लोग को याद है फार्मूला? देखिए u2 अपान v माइनस u1 अपान u, u2 माइनस u1 अपान r। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीज ध्यान में, ये u2 सिर्फ हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, u2 रखूं कौन सा, ये तो नॉर्मल है एयर और एक सरफेस है, पर जब 2-3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं तो फंस जाते हो। ये देखना है ना कि मेरा v वाला रे जो इमेज क्रिएट करेगा वो वाला रे किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है। जैसे यहां से आया, ये u वाला रे है ना, और ये अंदर जाएगा, ये v वाला रे, तो v वाला रे किसमें है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u वाला रे किसमें है, किस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, वो वाला। आगे बात पक्की? अच्छा, फिर से u की वैल्यू देने में गलती करेंगे बच्चे, ये u की वैल्यू 100 है, पर वो तो इस साइड है ना, तो माइनस के साथ देना अति आवश्यक, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के साथ रखना है, ये वाला 1 के साथ है, v किस में है, 1.5 वाले में, r की वैल्यू 20 दी हुई है, अब 20 वो प्लस में होगा या निगेटिव में होगा, वो आप बताएं। ये है, तो इसका जो मतलब रे बनेगा वो कहाँ की तरफ बनेगा, अच्छा कॉन्वेक्स है ना, ये इसका रेडियस कहाँ, अंदर की तरफ रहेगा, है ना, अंदर की तरफ रहेगा तो रेडियस जो है पॉजिटिव है, तो बस वैल्यूज रख देनी है, बस आंसर आ गया। इसमें तो कुछ तो है ही नहीं, बस डायरेक्ट रखना, जल्दी जल्दी रख देते हैं उसको, 1.5 अपान v माइनस 1 अपान u की वैल्यू है -100 बराबर 0.5, 1.5 में से 1 चला गया, रेडियस की वैल्यू +20, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, इसको ये तो पहले तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1.5 v इक्वल टू 1/40, इसको मैं 1/40 लिख दिया, इसको इधर लेके गया माइनस, ये प्लस हो चुका, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1/100, इसको मैं ऊपर 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.5 से ऊपर 2.5 से नीचे, तो ये 100 हो जाएगा, 2.5 में से कर देता हूँ कुछ बच्चे को, हाँ ठीक है कोई नहीं, तो ये आ गया 1.5 अपान 100, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, 1.5 से 1.5 कट गया, v की वैल्यू 100, और आंसर आ गया v, नहीं आंसर क्या था, v प्लस u, क्योंकि क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 100 आंसर आ गया 200, दैट्स इट, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, मैं इजी सा था वो मैं बता देता हूँ, वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, उसमें भी ध्यान देने वाली बात, वो एक ऐसा ग्राफ दिया था,
ये कुछ ऐसा सा था, मतलब वो कट कर रहा था, दिखा दे। हम्म, ठीक है। तो दिया क्या हुआ था कि u और v, u और v जो है ना, ये दूरी कहाँ से होती है, पोल से होती है ना। कुछ भी हो, लेंस हो, मिरर हो, यहाँ से दूरी होती है, यू और वी। ठीक है, तुम्हें बोला था ना कि मैं यू और वी को ना पोल से नहीं ले रहा हूँ, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, फोकस से ले रहा हूँ। मैं वो दूरी कहाँ से ले रहा हूँ, फोकस से ले रहा हूँ। अब मुझे फोकस की वैल्यू बता, समझ, मैं यू और वी फोकस से ले रहा हूँ दूरी। अब मुझे फोकस की वैल्यू बता, ये वैल्यू दी हुई थी 2, ये वैल्यू दी हुई थी 2, मुझे फोकस की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो या अगर ये 2 है, अगर ये 2 है, तो ये वैल्यू है u की, ये वैल्यू है v की, कुछ भी था, u और v दिया हुआ था। तो ये 2 है, ये 2 है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला आता है, उस फार्मूला का नाम है न्यूटन फार्मूला। न्यूटन फार्मूला होता है x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। x1 क्या है, u की दूरी फ्रॉम फोकस, v की दूरी फ्रॉम फोकस, तो 2 गुणे 2 बराबर एफ स्क्वायर। तो एफ क्या है, 2 आंसर। दैट्स इट। मिलते हैं अगले सवाल, अगले ऐसे ही चैप्टर के साथ। धन्यवाद।